Hello everyone, I am Dr. Bojimal and you are watching my YouTube channel. Dear students, आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस टर्म किसने दिया था, इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड्स। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स टू स्टे, मीन्स हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहता है। दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय वाल्टर बीकेनन। ये टर्म अमेरिका का एक फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर बीकेनन। ये टर्म इसने दिया था। इसने कहा था कि होम्योस्टेसिस बेसिकली ए सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स की मीनिंग क्या है कि इंटरनल जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उसे बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सिस्टम्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग कंडीशन। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करते हैं, अगर कोई चेंजेस आ जाए इंटरनल और एक्सटर्नल तो उसको भी वो एडजस्ट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट्स द बॉडीज वे ऑफ कीपिंग इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, मीन्स बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना, स्टेबल रखना, वही होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बॉडी टेम्परेचर यू नो वेरी वेल दैट 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। अब बाहर की तरफ सर्दी हो या गर्मी हो लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस तरीके से अगर ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो ये भी एक रेंज में रहता है। अगर ये भी ज़्यादा हो जाए या लो हो जाए तो ये भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये भी होम्योस्टेसिस इसको मेंटेन करता है। इस तरीके से पीएच की बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स की अलग अलग पीएच है, उसको भी कौन मेंटेन करता है, उसको भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड क्लोराइड्स, दीज आर दी इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको भी होम्योस्टेसिस बैलेंस रखता है, ना ज्यादा होने देगा ना ही कम होने देगा। इस तरीके से वाटर की बात करेंगे तो सेल के अंदर अगर बात करेंगे वाटर की तो वाटर 60 to 70% वाटर जो है हमारी बॉडी में होता है, तो ये भी मेंटेन कौन करता है, होम्योस्टेसिस करता है। इस तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है। जैसे ही ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, उस ऑक्सीजन को नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं। इस तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये भी हमारी बॉडी को सिग्नल देगा और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे होम्योस्टेसिस के बारे में। अगर एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जैसे दे कैन लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। अब ये एनवायरनमेंट्स इनके लिए डिफरेंट है। पानी में जो रहता है उनकी कंडीशन अलग होती है और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसकी कंडीशन अलग होती है। अब पानी की अगर बात करें, अगर फिशेस की बात करें तो साल्टी वाटर में फिशेस रहती हैं। अब साल्ट ज़्यादा है, वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, इस तरीके से वो साल्ट को मेंटेन करते हैं। अगर वो उसकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो साल्ट की कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में ज़्यादा आ जाएगी और वो फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से अगर टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे, जो रेगिस्तान में जानदार है वहाँ पे पानी कम है, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ओवरऑल तो होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी, कोई भी जानदार सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब कंडीशन की बात करेंगे, कुछ नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल, कुछ और भी ज़्यादा मुश्किल एनवायरनमेंट में रहते हैं। फिर भी उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं। ओके, नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, एक तो हमने बाहर की बात की जैसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आती है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की क्या मीनिंग है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसे हम बोलेंगे
इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर भी सोडियम क्लोराइड इन सब की जो है कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। या वाटर की बात करें तो ये भी इनके लिए एक इन्वायरमेंट है। अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर बात करें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दो किस्म के होते हैं। एक वो फ्लूइड जो ये टिश्यू है, यूं समझे ये टिश्यू का डिफरेंट सेल से, अब इन सेल के दरमियान, सेल से बाहर इस सेल और इस सेल के दरमियान ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरस्टेशियल फ्लूइड। मीन्स सेल से बाहर दो सेलों के या जो भी सेल है इनके बाहर सेलों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलेंगे इंटरस्टेशियल फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। दूसरा फ्लूइड होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये भी सेल से बाहर होता है और इसको हम कहेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और इंटरस्टेशियल फ्लूइड ये दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं। तो इनके अंदर भी अगर कोई चेंजेस आ जाए फिर भी सिस्टम इसको मेंटेन करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हमने आज डिस्कस किया ये इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस के बारे में। आई होप कि ये सारा जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई आपका कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में हैं वो फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के बारे में डिस्कस करेंगे।